हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करेंगे वर्धन वंश और उसके आगे पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और उसके आगे। शुरू करते हैं हम आज वर्धन वंश से। वर्धन वंश भी बड़ा महत्वपूर्ण है इतिहास में और इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। हमने पढ़ा था पिछले में पढ़ा था कि समुद्रगुप्त ने क्या क्या काम किए। समुद्रगुप्त ने भी सिक्के प्रचलित किए थे। तो जी जो आपके सामने स्क्रीन पे जो पिक दिखाई दे रहा है वह समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा है, जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए बताया गया, हाथ में धनुष है। दिखने होंगे आपको, इसके बारे में वर्णन बताया गया। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जिन्होंने भी अपने समय में सिक्के प्रचलित किए थे। वो जो आपके सामने है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा जो आपको दिख रही है, ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की समय की है। इसी प्रकार से यह हमारे सामने हर्षवर्धन आ चुके हैं। अभी हर्षवर्धन पढ़ेंगे हम। जैसे हर्षवर्धन की ये जो पिक बताई गई है, सम्राट हर्षवर्धन का जो साम्राज्य क्षेत्र था वो भारतीय नक्शे पर इस तरीके से था जो दिख रहा है आपको। ये सम्राट हर्षवर्धन का क्षेत्र जैसे वल्लभी है, कन्नौज, पाटलिपुत्र और कई क्षेत्र है जो कर्ण सुवर्ण है और कई क्षेत्र थे जो हर्षवर्धन का साम्राज्य क्षेत्र था। शुरुआत हम करेंगे वर्धन वंश के क्षेत्र से। वर्धन वंश में कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से राजा इंपॉर्टेंट थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम वर्धन वंश। वर्धन वंश की शुरुआत पुष्यभूति ने करवाई थी। पुष्यभूति ने दिल्ली के निकट इसकी शुरुआत कराई थी। पुष्यभूति हालांकि शिव का उपासक था, ये भगवान शिव का उपासक था। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। वो किसका संस्थापक, किसका मानने वाला था, तो भगवान शिव को वो मानने वाला था। अब बात करते हैं पुष्यभूति के बाद कौन से ऐसे राजा है जिसने वर्धन वंश को आगे बढ़ाया। तो बात करेंगे शुरुआत से पहले, सबसे पहले हम करेंगे प्रभाकर वर्धन। कौन आए थे? प्रभाकर वर्धन आए थे। प्रभाकर वर्धन एक योग्य शासक थे, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद इनके पुत्र राज्यवर्धन ने राजकाज संभाला। ध्यान रखना, राज्यवर्धन इनके पुत्र थे, राज्यवर्धन। लेकिन राज्यवर्धन को गौड़ शासक शशांक से लड़ना पड़ा। गौड़ शासक, याद रखना, गौड़ शासक शशांक से लड़ना पड़ा। शशांक ने इन्हें पराजित कर दिया और इनकी बहन को अपने जान बचाने के लिए किसी अज्ञात जगह पर वो चली गई। बाद में राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन आया। कौन आया? हर्षवर्धन, जो इस क्षेत्र का, इस साम्राज्य का सबसे महान राजा था, हर्षवर्धन। अब उसका छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन के पहले हम एक बार मैं आपको वापस बता दूं कि पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था, शिव का उपासक था। उसके बाद प्रभाकर वर्धन आए। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन उनके पुत्र थे। और जब राज्यवर्धन राजा बने तो उनको गौड़ शासक शशांक से युद्ध करना पड़ा। शशांक ने इनका वध किया तो इनकी बहन को अपनी जान बचाने के लिए किसी अज्ञात स्थान पर जाकर छिप गई। उसके बाद उनका छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही शुरुआत में इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हर्षवर्धन को शुरुआत में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। याद रखना इस प्रश्न। हर्षवर्धन ने गद्दी पर बैठते ही अपनी बहन को ढूंढा। इसने बहन को ढूंढ के लाया। उसके बाद भास्कर वर्मा से एक संधि कर एक सेना बनाकर उसने शशांक के विरुद्ध युद्ध लड़ा। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरा और अंतिम राजा हर्षवर्धन ही था। अंतिम राजा इसलिए कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण से इस वंश का अंत भी हर्षवर्धन से ही हुआ है। हर्षवर्धन ने शुरुआती विद्रोह का दमन किया। उसके बाद अपनी बहन को ढूंढा। बहन को अज्ञात स्थान पर चली गई। उसको ढूंढने के बाद भास्कर वर्मा से उसने संधि की। संधि करने के बाद शशांक से युद्ध किया, शशांक को पराजित किया और अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दी। महाराजा धीराज की उपाधि आपको मिली। याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन शिव
और सूर्य का उपासक था। याद रखना, शिव और सूर्य का उपासक था, भगवान शिव और सूर्य का उपासक था। और बाद में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गया, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गया और बौद्ध धर्म के महायान शाखा से वह जुड़ गया। याद रखना, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ और महायान शाखा की तरफ वो जुड़ गया। इसलिए इतिहास में हर्षवर्धन का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपके सामने वर्धन वंश का वर्णन हुआ है। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन। इस प्रकार से एक छोटा सा है, लेकिन हर्षवर्धन की वजह से ये वंश याद किया जाता है। अब वर्धन वंश के बाद क्षेत्र आया पाल वंश। पाल वंश भी बड़ा इंपॉर्टेंट बना। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। इस वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुई थी। इस वंश का संस्थापक था गोपाल और इस वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुई थी। फिर इसके बाद इसके संस्थापक और इसके नए शासक आए धर्मपाल। कौन आए? धर्मपाल। धर्मपाल ने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया और राजधानी कन्नौज बनाई, राजधानी कन्नौज बनाई। धर्मपाल के बाद इनके अंदर उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। इसको त्रिकूट संघर्ष भी कहा जाता है, जिसमें देवपाल विजयी रहा और देवपाल के पुत्र देवपाल राजा बने। देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया। अब इसके बाद कई राजाओं से इन्हें संघर्ष करना पड़ा और धीरे धीरे पाल वंश पाल वंश क्षीण होता गया, इनकी शक्तियां क्षीण होती गई और 12वीं शताब्दी के आते आते पाल वंश का अंत हो गया, पाल वंश का अंत हो गया। इस प्रकार से पाल वंश का वर्णन है। जैसे कि मैं वापस बता रहा हूँ, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, जो 750 ईस्वी में था। ईस्वी में इसका संस्थापन किया था, इसको बनाया गया था। बाद में इसके पुत्र धर्मपाल ने अपना योग्यताओं से कार्य क्षेत्र और अपना साम्राज्य बढ़ाया, राजधानी कन्नौज बनाई। फिर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें देवपाल विजयी रहा। देवपाल धर्मपाल का पुत्र था, उसने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। उसके बाद ऐसा कोई शासक नहीं आया जिसने पाल वंश को आगे बढ़ाया। इसी कारण से 12वीं शताब्दी के आते आते पाल वंश भी अंत। पाल वंश के राजाओं के बारे में हमने पढ़ा। पाल वंश के राजा बौद्ध थे। ये बौद्ध धर्म से अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे पाल वंशी राजा। इनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की वृद्धि हुई। नालंदा, विक्रमशिला प्रसिद्ध महाविहारों का संरक्षण प्राप्त हुआ। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा, याद ना, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा, नाम याद रखना, अतिशा, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा 10वां था। पाल राजा नंबर 10, पाल राजा 10वां पाल राजा था, जिसका नाम था नयनपाल। क्या नाम था? नयनपाल या नयपाल भी इनको कहा जाता है। नयनपाल और नयपाल भी इनको कहा जाता है। नयनपाल या नयपाल का राज्यकाल था जब वह तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वह भाग लिया था। पल्लवी राजकला तथा वास्तुकला के प्रेमी थे। पाल वंश के लोग वास्तुकला के भी प्रेमी थे। धीमे धीमे कर ये वंश भी क्या कहते हैं, क्षीण होता गया, शक्तियाँ कम होती गई और पाल वंश का अंत हो गया। अब पाल वंश के अंत के बाद नया वंश आता है राष्ट्रकूट वंश। इस वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। याद रखना नाम, इस वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। 736 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने इस वंश की स्थापना की। अब आगे चलते हैं अपन। इस वंश ने अपनी राजधानी नासिक को बनाया। इनकी राजधानी थी नासिक, याद रखिएगा। नासिक अभी हाल ही में महाराष्ट्र में है। ये नासिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इस वंश में 14 शासक हुए। प्रश्न आ सकता है, इस वंश के कितने शासक हुए? 14 शासक हुए। टोटल शासक 14 थे। दंतीदुर्ग ने अपना चालुक्यों के अधीन सामंत था, उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित किया। दंतीदुर्ग ने कीर्तिवर्मा को पराजित किया और इस वंश की नींव रखी। कीर्तिवर्मा को पराजित किया था, याद रखना, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस वंश की स्थापना से पहले दंतीदुर्ग ने कीर्तिवर्मा को पराजित कर अपने वंश की स्थापना की और उसी समय में चालुक्यों की सत्ता समाप्त हो गई। ये कीर्तिवर्मा चालुक्य राजा था। कौन सा था? चालुक्य राजा था, याद रखना बेटा। ये कीर्तिवर्मा चालुक्य राजा था। दंतीदुर्ग ने इसकी हत्या कर दी, पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश को बनाया। राष्ट्रकूट वंश 736 में बना। इनकी राजधानी नासिक थी। इस पूरे वंश में टोटल 14 शासक हुए, जिसमें अपन बात करेंगे आगे। अब आता है बात अब कृष्ण प्रथम राजा की बात करते हैं। कृष्ण फर्स्ट
ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के, याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा अपने लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसको पूछा जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। उसके बाद धीरे धीरे जो शासक आए उन्होंने अपना साम्राज्य क्षेत्र बढ़ाया, जिसमें धर्मपाल को भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसी काल का छठा शासक था अमोघ वर्ष। छठा शासक था अमोघ वर्ष। यह एक शांतिप्रिय शासक था। इसने 64 वर्षों तक शासन किया। बेटा ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए क्योंकि शांतिप्रिय शासक था और इसने 64 वर्षों तक शासन किया, जिसका उल्लेख हमें कई अभिलेखों से पता चलता है। इसकी राजधानी राष्ट्रकूट भी बनाया, इसने राजधानी अपनी राष्ट्रकूट बनाई। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के 4 महान शासकों में की हैं। याद रखना, अमोघ वर्ष की तुलना अरब यात्री सुलेमान ने विश्व के 4 महान शासकों में की है। 4 महान शासकों में इसकी तुलना की है। अब आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में कि कृष्ण द्वितीय आए। उसके बाद कृष्ण द्वितीय ने भी अपने क्षेत्र को बढ़ाया, अपने विरोधियों को हराया। और 12वें शासक कृष्ण तृतीय ने दक्षिण के चोल शासकों का वर्णन किया, चोल शासक को हराया। उसके बाद हम धीरे धीरे मैं बात की है कि 14 शासक हुए थे। 14 शासकों का वर्णन इसमें हमें मिलता है।